वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज के बिजनेस न्यूज में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसने पिछले एक साल में 800% की रैली की है। साथ ही साथ हम बात करेंगे एनटीपीसी की। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया एलटी फूड्स के अंदर की उसके शेयर 10% नीचे चले गए। फिर हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड की सारी बातचीत बंद हो गई है। रिलायंस ने नया एक डिवाइस लॉन्च किया है वाईफाई का, उसकी बात करेंगे। और इंडिगो के 3 एम्प्लॉइज के ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया गया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक प्लेन की जिसने पैसेंजर को अपने साथ लेकर के उड़ाया। और ये जो बिजनेस न्यूज थी इसको मैंने पहले ही ट्विटर पे डाल दिया था, तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है एनटीपीसी की। एनटीपीसी ने फंड रेज करने का फैसला लिया है और उसके लिए वो शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगेगी। और ये जो फंड रेज है ये 18,000 करोड़ तक के बॉन्ड या फिर एनसीडीज के जरिए लिया जाएगा। एनसीडीज यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। और ये जो फंड है वो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू डोमेस्टिक मार्केट में 12 ट्रेंचेस तक रेज किया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि कंपनी ने पोस्टल बैलेट के जरिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए नोटिस भी दिया है। और अगर आप एनटीपीसी में इन्वेस्टेड हो और आप भी वोट देना चाहते हो तो वोटिंग आज से शुरू है। और वोटिंग की जो लास्ट डेट है वो है 23 जुलाई। और आपको पता है जैसे ही पैसे आ जाएंगे एनटीपीसी के पास वो कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल इन सभी चीजों में उसका यूज करने वाली है। और ये जो पैसे हैं वो देखो एनसीडीज के थ्रू तो लिया ही जाएगा, लेकिन इसमें सिक्योर्ड एनसीडी भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड एनसीडीज के भी थ्रू पैसे लिए जा सकते हैं। बैंक से लोन भी ले सकता है एनटीपीसी। साथ ही साथ फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स का भी यूज किया जा सकता है। अगली बिजनेस न्यूज है एक ऐसे स्टॉक की जिसने पिछले एक साल में 800% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। अब जब आप ये सुन रहे हो कि एक साल में ही 800%, तो अगर आप खुश हो रहे हो तो आप बहुत सोच समझ के खुश होना, क्योंकि मुझे इस स्टॉक में दाग में काला लग रहा है। नाम बता देता हूं, इसका नाम है आयुष वेलनेस और इसका स्टॉक प्राइस 183.85 रुपीज तक पहुंच गया। अब आप ये सोचो मार्केट में गिरावट होते जा रहा है लेकिन ये स्टॉक अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाए जा रहा है। कंपनी करती क्या है, सीधी सी बात है, कंपनी डायग्नोस्टिक सेक्टर में है और ये होम सैंपल कलेक्शन और टेली कंसल्टेशन सर्विसेज में एंट्री ले रही है, जिससे घर पे बैठे हेल्थ केयर लेना आसान हो जाएगा। और ये सर्विसेज ऐप और वेबसाइट के जरिए मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो डायग्नोस्टिक मार्केट है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और आयुष वेलनेस इसमें अपना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम 2 है आयुष वेलनेस के पास। पहली प्रॉब्लम, मैंने परसों के लाइव में यानी कि संडे को ये बताया था कि अमेजॉन भी इस फील्ड में उतर रहा है। तो आप खुद समझ सकते हो अमेजॉन जैसा बड़ा प्लेयर जब मार्केट में आएगा वो आप समझ लो डॉक्टर पाथ लैब जैसे कंपनीज के जड़ों को हिला सकता है। तो ये आयुष वेलनेस जैसी छोटी कंपनी जिसका मार्केट कैप सिर्फ 895 करोड़ का है उसका क्या होगा। और वहीं पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च करने की कोशिश की कि यार एक साल में 800% का रिटर्न ऐसा क्या हो गया इस कंपनी में। तो मुझे कुछ खास पैरामीटर्स नहीं मिले। मुझे बहुत ही कंपनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, आप ऐसा कह लो। प्रमोटर्स की होल्डिंग 0% है। न तो FIIs ने इसमें बाइंग की है, न तो DIIs ने बाइंग की है, सिर्फ बाइंग की है पब्लिक ने। वो भी पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है पैटर्न वो 100% का है। अगर हम प्रॉफिट देख लें तो प्रॉफिट भी कुछ नहीं कमाया है पिछले 10 साल में इस कंपनी ने। मतलब अगर आप मार्च 2022 का डेटा देखो तो मार्च 2014 में 0 मतलब नेट प्रॉफिट, फिर उसके बाद अगले साल -0.01 माइनस फिर हट जाता है, मतलब मार्च 2016 में 0.08, उसके बाद 0.033 और फिर अब देखो आप मार्च 2024 तक जो नेट प्रॉफिट है वो 0.57 है और सिर्फ मार्च 2025 में 3.37 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट है। तो आप कंपनी की हालत समझ सकते हो। रिजर्व में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है इनके। तो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगी ये कंपनी और मैं सोच रहा था अचानक से 800% का रैली हो कैसे गया। तो देखते हैं और आप बहुत सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट करना अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो, क्योंकि कंपनी रिस्की हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि ये आप इसमें इन्वेस्ट करो और आपके पैसे कब जीरो हो जाए कोई भरोसा नहीं। अगली बिजनेस न्यूज है एलटी फूड्स की। एलटी फूड्स के शेयर्स
कल 10% तक नीचे गिरकर 389.25 रुपीस तक पहुंच गए। हालांकि फिर इसमें थोड़ी सी रिकवरी आई और 405.60 पर ये शेयर क्लोज हुआ। तो ओवरऑल देखें तो 6.30 की गिरावट देखी गई। अब ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इसके पीछे का रीजन है यूएस। हुआ यूं कि यूएस ने एलटी फूड्स की सब्सिडरी इको प्योर के ऑर्गेनिक सोयाबीन मिल एक्सपोर्ट्स पर 340% का काउंटर वेलिंग ड्यूटी यानी कि सीवीडी लगा दिया। और ये जो ड्यूटी है वो जनवरी दिसंबर 2023 के 50 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट पर लगा हुआ था। हालांकि कंपनी ने ये कहा कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है उनके फ्यूचर के अर्निंग्स पर, तो कोई भी फ्यूचर का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद इन्वेस्टर्स का जो सेंटीमेंट है वो वीक हो गया और इसलिए ये स्टॉक इतना नीचे चला गया। और अब ये क्या होता है, ये जो सीवीडी है ना, ये अक्सर कंट्री लगा देती है, स्पेशली यूएस देख लो। अगर यूएसए को ऐसा लगता है कि इंडिया की कोई कंपनी या फिर यूरोप की कोई कंपनी, आप मान लो इंडिया की, यूरोप की, वो अपने प्रोडक्ट्स को सरकारी सब्सिडी लेकर के बहुत ही सस्ते में एक्सपोर्ट कर रही है, तो यूएसए क्या करता है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा इंपोर्ट टैक्स लगा देता है, जिसको सीवीडी भी कहते हैं, ताकि प्राइस जो है वो फेयर हो जाए और वहां के जो लोकल अमेरिकन लोग हैं या फिर जो वहां का लोकल अमेरिकन कंपनीज है उनको कोई नुकसान न हो। और इसका पर्पस भी क्लियर है, जैसा कि हर कंट्री में होता है, कंपटीशन फेयर हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा सब्सिडी इधर से सस्ता माल उठाया 40 रुपए का और उधर बेच दिया। अब यूएस में पता चला कि वही सोयाबीन 100 रुपए का है, तो कोई यूएस के मैन्युफैक्चरर से तो लेगा ही नहीं सामान। तो दूसरा इसका पर्पस रहता है कि लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और जो सब्सिडी का मिसयूज है वो ना हो। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से यूएस ये सारी चीजें करता है और मार्केट सेंटीमेंट बिगड़ती है और स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है। हालांकि ये सब जो चीजें होती हैं वो टेम्पोररी होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं, बट फिर भी स्टॉक का प्राइस तो नीचे गया है। और अब हम चलते हैं अगले बिजनेस न्यूज की तरफ। अगली बिजनेस न्यूज है ट्रेड की, क्योंकि आपको पता है इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड का टैरिफ वाला सीन चल रहा था और अब अचानक से क्या हुआ कि यूएस और ईरान का वॉर भी शुरू हो गया है। तो जो इंडिया और यूएस के बीच का ट्रेड वाली सारी बातचीत हो रही थी उसको रोक दिया गया है और इसके पीछे वॉर एक रीजन नहीं है। बेसिकली हुआ यूं कि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको अब यूएस में अपने माल पर 26% का टैरिफ देना पड़ सकता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रेड जो बातचीत चल रही थी ट्रेड की इंडिया और यूएस की, वो रोक दी गई है। और ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि यूएस ये चाह रहा था कि इंडिया के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जैसे कि मेज हो गया या फिर सोयाबीन हो गया, उसको लो ड्यूटी पे वो इंपोर्ट कर सके। मेज यानी कि मक्का, अगर आपको नहीं पता हो तो, वैसे तो आपको पता होगा, मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। और उसको अब चाह रहा था कि नहीं, इंडिया ड्यूटी कम ले, हम अपने जो मेज है और फिर सोयाबीन है उसको इंडिया में भेजें। बट इंडिया ने इसको मना कर दिया और इंडिया ने मना इसलिए किया था ताकि उनको हेल्थ का कंसर्न था इंडियंस को, और साथ ही साथ फार्मर्स का भी कंसर्न था। अब हेल्थ का और फार्मर का कंसर्न कैसे था? देखो, जब यूएस से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स आएंगे इंडिया में, तो इंडिया में प्रॉब्लम है लेबलिंग की। और इंडिया में आपको पता है कि फूड लेवल पड़ेगा इंडिया, अभी ये जो चल रहा है सिनेरियो वो पूरा अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। फूड फार्मर आप अगर जानते हो तो, और जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड्स होते हैं वो अभी नए नए हैं। उससे होता क्या, पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड यानी कि उसमें जो पेस्ट होते हैं वो उनके खिलाफ रेजिस्टेंट होते हैं, उनकी ईल्ड ज्यादा होती है, वो हार्श वेदर में भी ग्रो कर सकते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन बुरी चीज ये है कि अभी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हुए नहीं है और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स होते हैं वो लैब के अंदर उनको ग्रो किया जाता है, फिर वहां से उनको खेतों में भेजा जाता है। तो उसमें कई बार क्या हो सकता है कि जो इंसान उसको खा रहा है उसको शायद कैंसर हो सकता है या फिर हार्मोन इम्बैलेंस या गट इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है और एलर्जी भी हो सकता है क्योंकि उसके अंदर जो नए प्रोटीन्स होते हैं वो किसी भी इंसान के अंदर एलर्जी ला सकते हैं। तो ये कुछ रीजंस है और शायद ये लॉन्ग टर्म में बुरा अफेक्ट करता इंडियंस के हेल्थ पे। दूसरी प्रॉब्लम है फार्मर्स की, क्योंकि आपने 10th में ये पढ़ा होगा कि इंडिया अभी भी जो है उसका जो सबसे ज्यादा कमाई आता है वो फार्मर सेक्टर से आता है, और फार्मर उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री में इंडिया आगे है, मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया बहुत पीछे है। तो अगर यूएस से ऐसे क्रॉप्स आने लगे तो फिर इंडियन फार्मर्स को प्रॉब्लम हो सकती है, उनके क्रॉप्स कम बिकेंगे, तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो खराब हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको रोक दिया और बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। और दूसरी प्रॉब्लम आपको पता ही है क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्या हुआ
था पॉलिटिकल जो टेंशंस बढ़ी थी और ट्रम्प सरकार का जो रुख है, और अभी भी आप देख रहे हो किसके साथ मीटिंग्स में, किसके साथ पर्सनल डिनर किया जा रहा है। तो ये भी कुछ रीजंस हैं, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इंडिया जीरो ड्यूटी एक्सेस मांग रहा है, लेकिन ट्रम्प सरकार जो है वो इसके लिए रेडी ही नहीं है। तो लेट्स सी, जो भी रहता है मैं आपको अगली बिजनेस न्यूज अगर इससे रिलेटेड आती है तो मैं आप तक जरूर लाऊंगा। और जो भी टैरिफ्स की बातचीत चल रही है, क्योंकि टैरिफ्स के ऊपर इंडिया का पूरा बिजनेस डिपेंड करता है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे फार्मा हो गया, वो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में अपने मेडिसिन। साथ ही साथ जो हमारा आईटी सेक्टर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो यूएस में जाते हैं। तो अगर टैरिफ बढ़ता है तो नुकसान हो सकता है इंडियन बिजनेसेस को, और अगर आप उसमें इन्वेस्टेड हो तो आपको हमारी बिजनेस न्यूज बहुत ही ध्यान से सुननी होगी, और उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना होगा, ताकि अगली टैरिफ न्यूज जो भी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली बिजनेस न्यूज है रिलायंस जियो की। रिलायंस जियो ने 5,999 रुपए का AX6000 वाईफाई 6 राउटर लॉन्च किया है। ये बेसिकली पूरा नाम था, और ये जो राउटर है ये 6000 MBPS तक की स्पीड देता है और डुअल बैंड सपोर्ट करता है, साथ ही साथ AI मेश टेक के साथ आता है। और ये राउटर, ये आप समझ लो कि कितना बड़ा एरिया कवर करता है। आप ये सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। ये राउटर पूरा 2000 स्क्वायर फीट तक का कवरेज देता है, और सभी तरीके के इंटरनेट प्रोवाइडर्स के साथ ये कॉम्पिटेबल है। और इसमें खास बात ये है कि ये MU-MIMO, OFDMA और WPA3 सिक्योरिटी के साथ आता है, और स्मार्ट होम सपोर्ट भी है। अब ये तीनों क्या है मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, बट अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो ये Amazon पे अवेलेबल है। और इस प्रोडक्ट की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये जो राउटर है वो लार्ज होम्स के लिए बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे कई सारे मल्टीपल डिवाइसेस हैं। जैसे अगर आप कोई छोटा सा हॉस्टल चलाते हो, या फिर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर का, या आपके फैमिली मेंबर्स 6, 7, 8 लोग हैं, तो ये काफी अच्छा है उनके लिए। अब मैं वो 3 टर्म के बारे में बारी बारी करके बताता हूँ। MU-MIMO क्या है, OFDMA, WPA3। तो आपको जियो का ये जो स्ट्रेटेजी है, जो नया डिवाइस है, उसको समझने में आसानी होगी और बहुत अच्छा लगेगा आपको ये सब जान के। देखिए, MU-MIMO का मतलब है मल्टी यूजर, मल्टी इनपुट, मल्टी आउटपुट। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि ये करता क्या है। ये बेसिकली एक साथ मल्टीपल डिवाइसेस को फास्ट और स्टेबल इंटरनेट देता है, और इसका फायदा आप समझ ही रहे हो। जब घर में ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हो, और उसमें भी कोई जूम यूज कर रहा हो, कोई नेटफ्लिक्स, कोई गेमिंग, कोई स्ट्रीमिंग कर रहा हो, तो किसी की भी स्पीड जो है वो स्लो नहीं होती। अब OFDMA का क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये करता ये है कि राउटर का जो बैंडविड्थ होता है उसको वो स्मार्टली स्प्लिट करता है, वो भी मल्टीपल यूजर्स के बीच में। अब इससे फायदा क्या है कि लो लेटेंसी के साथ आपको स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाता है, और ये आइडियल होता है ऑनलाइन गेमिंग के लिए, या फिर आप 4K या 8K स्ट्रीमिंग कर रहे हो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा डिवाइस है ये। और अगर आपका IoT का कोई काम है तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। अब जो थर्ड है WPA3 सिक्योरिटी, यानी कि वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3। ये क्या करता है कि ये लेटेस्ट और जो मोस्ट सिक्योर वाईफाई इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है। अब इसका फायदा ये है कि आपका जो वाईफाई नेटवर्क है वो ज्यादा सिक्योर रहता है, तो कोई भी हैकर, स्नूपर या आपका जो डेटा लीक है, उन सभी चीजों से आप बच जाते हो। अगली बिजनेस न्यूज है इंडिगो की। इंडिगो के 3 ऑफिशियल्स पर एक ट्रेनी पायलट ने कास्ट बेस्ड हैरेसमेंट का आरोप लगाया है, और ये जो ट्रेनी है वो शेड्यूल कास्ट से आते थे, और FIR जो है वो लॉन्च हो गई है। और FIR आपको पता है SC/ST एक्ट के तहत ही लॉन्च हुई होगी, और गुड़गांव में ये FIR दर्ज हुई। पायलट का ये कहना है कि उनको चप्पल सिलने जाओ जैसे कमेंट्स दिए गए और उनका अपमान किया गया, उनपे सैलरी कट, ट्रेवल बैन और जबरदस्ती की रीट्रेनिंग भी थोपी गई। हालांकि एयरलाइन ने इन सभी आरोपों को झूठा बताया है और कहा है कि वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है। हालांकि पुलिस जांच कर रही है और सभी एविडेंस को इकट्ठा कर रही है। और मैं आपको बता दूं, ये जो SC/ST एक्ट है वो बहुत ही खतरनाक है, और कई बार इसका मिसयूज भी किया जाता है बहुत बुरी तरीके से। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक्ट खराब है या बुरा है, क्योंकि ये एक्ट जब लाया गया था तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी इस एक्ट की, और ये बहुत तरीके से जो SC/ST लोग हैं उनकी हेल्प करता है। और अभी भी बहुत सारे गांव में या फिर जो इंडिया के दूर दराज इलाके
इलाके हैं वहां पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन शहरों में क्या होता है, लोग इसका गलत यूज भी करते हैं। तो देखते हैं इंडिगो के केस में क्या होता है, क्या वाकई में ये SC/ST एक्ट के अंदर केस फाइल लॉन्च करना सही था, और अगर सही था, क्योंकि चप्पल सिलने जाओ इस तरह का कमेंट तो जज ही डिसाइड कर सकता है कि क्या ये किसी तरीके का कास्ट बेसिस हैरेसमेंट है या फिर नहीं है। अगली बिजनेस न्यूज है बेटा टेक्नोलॉजीज की। बेटा टेक्नोलॉजीज के जो इलेक्ट्रिक प्लेन्स हैं, जिसमें से एक नाम है एलिया CX-300, इसने पहली बार पैसेंजर्स के साथ 130 किलोमीटर की फ्लाइट सिर्फ 694 रुपीज में कंप्लीट की। वैसे तो ये प्लेन बहुत पहले ही बन गया था, बट पैसेंजर्स के साथ ये पहली बार है जब ये ट्रेवल कर रहा था। और ये जो फ्लाइट है वो ईस्ट हैम्पटन से JFK एयरपोर्ट तक था, और इसमें जो नॉर्मली कॉस्ट लगता है इतनी दूरी का, वो 13,000 रुपए लगता है किसी हेलीकॉप्टर से, और इसने सिर्फ 700 रुपए के आसपास में पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो आप समझ सकते हो फ्यूचर इलेक्ट्रिक प्लेन्स का किस तरीके से होने वाला है। और जब इलेक्ट्रिक प्लेन्स क्रैश करेंगे तो ये जो प्लेन्स में आग लग जाती है अचानक से, उसका खतरा काफी कम हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो प्लेन है ये थोड़ा सा भी नॉइस पोल्यूशन नहीं करता है, न ही किसी तरीके का कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन इमिशन करता है। तो एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन, इन दोनों से अब हम सेफ होंगे अगर ये हर एक कंट्री में बहुत ही जल्दी से फैल जाता है तो। और ये जो ट्रेवल हुआ था इस बार, इसमें 4 लोग बैठे थे, और ये जो पूरा डिस्टेंस है 130 किलोमीटर का, इसको एलिया CX-300 ने सिर्फ 30 मिनट में ही पूरा कर लिया। हालांकि कंपनी फिलहाल FAA अप्रूवल के लिए काम कर रही है, और फ्यूचर में इससे शॉर्ट सिटी टू सिटी ट्रेवल भी किया जा सकता है। और आप देख ही रहे हो इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी और बहुत सारे जो ग्राउंड ट्रांसपोर्ट हैं, उसका एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव बनते जा रहा है ये जितने भी एयर टैक्सीज हैं। और मुझे इसीलिए US की कंपनीज बहुत ज्यादा पसंद हैं। चाइना, जापान और जर्मनी की भी कंपनीज मुझे बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि वो इस तरीके का बिल्कुल यूनिक चीज लेकर के आते हैं। आपने कभी देखा इंडिया में कोई एरोप्लेन बना हो? सारा एरोप्लेन आप परचेज करते हो बाहर से। हालांकि अभी जो रिलायंस का है वो बनाने जा रहे हैं, बट देखो बनता भी या नहीं बनता है। और ये लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एरोप्लेन पे आ गए। तो मुझे इसलिए US की कंपनीज हमेशा से अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो इनोवेशन करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि बस बाई कर रहे हैं उसका यूज कर रहे हैं, इस कंट्री से कोई चीज बाई कर ली, चाइना से कुछ बाई कर लिया, जापान से बुलेट ट्रेन बाई कर लिया। तो मैं काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ इंडियन कंपनी से कई बार। अगली बिजनेस न्यूज है एक 61 साल के बुढ़े की जो शादी करने जा रहा है लॉरेंस सैंचेज से, और वो एक सीक्रेट वेडिंग होगी। और ये जो वेडिंग है वो विनेस में होगी। और इसमें क्या किया जा रहा है कि जो भी सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कि ओपरा, किम कार्दाशियन, कैटी पेरी, ये सब शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज ये है कि सभी गेस्ट से NDA साइन करवाया गया है। लोकल वेंडर्स, यार्ड्स और जो गोंडोल्स वेडिंग के लिए बुक किए गए हैं, हर किसी के साथ NDA साइन किया गया है। और वेन्यू कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन हाँ हिस्टोरिक इटालियन साइट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। वेडिंग इको फ्रेंडली और कल्चरल रेस्पेक्ट के साथ प्लान की गई है। लॉरियन का गाउन भी सरप्राइज है। और अब आप अपने मन में सोच रहे होगे कि यार ये 61 साल का इंसान कौन है, तो वो है जेफ बेजोस। और लॉरियन सैंचेज की जो उम्र है वो है 55 साल। तो इन दोनों की शादी होने वाली है। और हमारे यहाँ तो इतनी उम्र में लोग दादा तक बन जाते हैं, तो दादा बनने की उम्र में ये बच्चे करने जा रहे हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सीरीज अच्छे से समझ में आ जाती होगी। और लेते हैं हम आपसे अलविदा। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और कल हम फिर से इसी टाइम पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।